और प्रज्ञा जब मेरे गांव श्रीनगर पहुंचे तो वहां विनोद पहले से ही मौजूद था। मैं विनोद की सब हरकतों से वाकिफ था। हाँ, भले ही हम एक साथ खाते थे, एक साथ सोते थे और एक साथ ही पढ़ते थे, पर उसका बर्ताव मेरे लिए जरा भी अच्छा नहीं होता था। बचपन से ही मैंने जब से चाचा के घर में कदम रखा था, ना तो वो मालकिन मुझे पसंद करती थी और न ये विनोद भी। चाचा जब भी उसका कोई खराब कपड़ा मुझे देते तो वह उसे और खराब करके मुझे दे देता था। कई बार तो मेरे लिए जो वह खाना बचाता था उसमें थूक भी देता था ताकि मालकिन से मुझे पिटवा सके। इसलिए मैंने जब उसका घर छोड़ा था तो मैं विनोद से जरा भी बातचीत नहीं करता था। उसका चेहरा देखना तक पसंद नहीं करता था। वो पिछली बातें मुझे याद आ जाती थी, लेकिन मैं अपनी और विनोद के बीच की बात अर्पिता को नहीं बताना चाहता था। इसलिए जब विनोद ने उससे बात की तो मैंने अर्पिता को नहीं रोका। हालांकि मैं उसके साथ ही वहां खड़ा रहा। अर्पिता ने पूरे समाज के सामने मेरे और अपने रिश्ते की बात रख दी ताकि कल कोई हमारे ऊपर उंगलियां ना उठा सके, क्योंकि वह अब से मेरे घर में ही रहेगी। अभी एक प्रेमिका और बाद में मेरी पत्नी बनकर। यह सब अर्पिता ने पूरे गांव में आके बोल दिया था। मैं इसके बारे में जरा भी नहीं जानता था, पर जब मैं उसे अपने घर लेकर गया, अपने छोटे से मिट्टी के मकान में, तो मैंने वहीं उससे पूछा, तुमने गांव वालों के सामने हमारा रिश्ता बताने की क्या जरूरत थी? मैं नहीं चाहता था कि तुम ज्यादा दिन तक यहाँ रहो। यह तुम एडजस्ट नहीं कर पाओगी, इसलिए 2 दिन तक यहाँ घूमो और मैं फिर बाद में तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आऊँगा। लेकिन जब एक लड़की अपना इरादा बना लेती है तो वह किसी की नहीं सुनती। उसने मुझे साफ साफ कह दिया, वह मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। अब वह मेरी दुनिया का हिस्सा बनना चाहती है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें बस एक इस बात की चिंता है कि तुम मुझे मेरे घर जैसे सुख सुविधा नहीं दे पाओगे, इसलिए दिखावा कर रहे हो कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। पर तुम अंदर ही अंदर मुझे कितना चाहते हो, मैं ये सब जानती हूँ। मैं तुम्हें हर तरीके से एडजस्ट कर सकती हूँ, तुम्हारे लिए भी मर सकती हूँ, पर अब तुम्हें मैं कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। उसका अपने लिए इतना प्यार देकर मैं भावुक हो गया और उसे गले लगा लिया, रोने लगा। मुझे उसे देखकर मुझे मेरे माँ की प्यार की याद आ गई थी। अब मैं भी उसे अपने आप से दूर नहीं होने दूंगा। फिर हम दोनों ने एक साथ रहने का फैसला लिया और हॉस्पिटल को आगे बढ़ाने का काम शुरू कर दिया। 2-3 दिन बाद हो गए, अर्पिता के पापा अर्पिता को ढूंढते हुए आए हमारे गांव में। मुझे जैसे ही पता चला तो मैं भागता हुआ उनके पास पहुंचा, पर उन्होंने मुझे वहां मारना शुरू कर दिया। बड़ी ही मुश्किल से गांव वालों ने मुझे बचाया था। अर्पिता ने आकर अपने लिए गए डिसीजन के बारे में उन्हें बता दिया कि मैं खुद ही इसके साथ रहना चाहती हूँ। ये मुझे बहला फुसलाकर यहाँ नहीं लाया है। उन्हें लग रहा था कि मैंने को अपनी गरीबी, अपना दर्द दिखाकर उसे बहलाया फुसलाया है, पर उससे साफ साफ शब्दों में कह दिया कि मैं इसके साथ इसका सपना पूरा करूंगी और इसके साथ खुश ही रहूंगी। और अब मैं आपके घर कभी नहीं आऊंगी। अर्पिता मेरे लिए अपने पापा तक से लड़ गई थी। उसका प्यार मेरे लिए पवित्र था। वह मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करने लगी थी। उसके पापा जब जान गए कि अर्पिता उसके साथ नहीं जाएगी तो वह खुद यहाँ अपनी मर्जी से रह रही है, तो वह खुद से ही जाने लगे। पर जाते वक्त कहकर गए, अपनी खुद की लड़की के लिए याद रखना, जो अपने पिता की नहीं हुई वो तुम्हारी भी नहीं होगी। मैंने उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अर्पिता के साथ अगले दिन ही शादी कर ली। मैंने उससे शादी की ताकि कोई गांव का आदमी हम दोनों के रिश्ते को गंदी नजरों से ना देखे। उस रात विनोद भी हमारे साथ था। वह जान चुका था कि अर्पिता जल्दी से अपने काबू में आ जाएगी, इसलिए उसने मुझे अपना शिकार बनाया। शादी के बाद जब हम दोनों अपनी पहली रात साथ में गुजार रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा है, पर अर्पिता ने मेरा ध्यान भटका दिया। अगले दिन ही मुझे शहर जाना था, पर वहां मैं अर्पिता को अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए अपने एक दोस्त जो बचपन से ही मेरा अच्छा दोस्त रहा था उससे अर्पिता को देख रेख के लिए छोड़ आया। जाते वक्त जब मैं ट्रेन पकड़ने वाला था तो विनोद आ गया।
वो मुझे दिनेश के बारे में गलत-गलत बातें कहने लगा कि दिनेश रोज़ कोठे पर जाता है, वहीं पर उसकी एक प्रेमिका भी रहती है और उसने ही उसे कोठे पर बिठाया है। कि अर्पिता भाभी को भी वो कोठे पर ना ले जाए। तुम्हें उसके भरोसे पर अर्पिता भाभी को नहीं छोड़कर आना चाहिए था। उसने मेरे मन में एक अजीब-सी बेचैनी ला दी, जबकि मैं जानता था कि अर्पिता एक मजबूत लड़की है। उसके साथ दिनेश कुछ गलत नहीं कर सकता। पर फिर भी मैं भरोसे पर कायम नहीं रह पाया और भागता हुआ अपने घर पहुंचा। उधर दिनेश अर्पिता का हाथ पकड़ने वाला था। आदमी तो होता ही कुत्ता है, उसे तो जो भी औरत मिले वह उसे नहीं छोड़ता। अर्पिता ने दिया हुआ गिफ्ट धूप में सुखा रही थी। मैंने जो पहली रात उसे गिफ्ट में दिया था, अपनी माँ की निशानी, जो वह अपनी बहू के लिए बनाकर गई थी। यह सब देखकर मैंने दिनेश को खूब मारा और उसे दोबारा यहाँ आने को मना कर दिया। विनोद ने मेरे अंदर जो शक का बीज बो दिया था और इधर उसने भी अपने लिए मेरे मन में जगह बना ली थी। अब मैं अर्पिता को कहीं नहीं लेकर जाता था। उधर जब विनोद को पता चला कि मैंने उसे निशानी दी है अपनी माँ की, तो उसने हम दोनों पति पत्नी के बीच दरार डालने का अवसर ढूंढ लिया। और इधर मैं भी अब विनोद के साथ रहने लगा था और मैं इधर उसकी बातें भी मानने लगा था। तो फिर उसने इसका फ़ायदा उठाया। उसने एक ऐसा ही रुमाल बनवाया जैसा मेरी माँ ने बनाया था और दिनेश को दे दिया। यह उसकी दोस्ती के लिए। विनोद के साथ मैं भी अब थोड़ी पीने लगा था। जब उसने मुझे कहा, और भाभी कैसी हैं? मैंने कहा कि बार-बार दिनेश को बुलाती रहती है, बातें करती रहती है। दरअसल विनोद अर्पिता से अकेले में माफ़ी मांगने गया था कि मैं उसे माफ़ कर दूँ, और वो बेचारी पिघल गई। मैं जब भी उसके पास जाता था तो वह हर बार दिनेश का नाम ले लेती थी। उसे माफ़ कर दो, बेचारा बहुत शर्मिंदा है। अर्पिता हमारे बेड पर भी उसी की बातें करती है, लेकिन अब मुझे दिनेश से चिढ़ होने लगी है। मैं अर्पिता से गुस्सा भी हूँ। उधर विनोद बोला, कहीं अर्पिता और दिनेश का चक्कर तो नहीं चल रहा? वरना तुमने जो रुमाल अर्पिता भाभी को दिया है, वो दिनेश के पास कैसे आया? मैं शॉक में रह गया। तुम ये क्या कह रहे हो? उसने अपने फ़ोन में एक फ़ोटो दिखाई जिसमें विनोद और दिनेश एक साथ एक रुमाल के साथ फ़ोटो खींच रहे थे। मैंने भी कहा, नहीं, ये वो रुमाल नहीं है। वह बोला, अच्छा, तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है, तो तुम भाभी के पास जाकर खुद ही पूछ लो, तभी तुम्हें मेरी बातों पर यकीन होगा। उस रात मैंने काफ़ी पी ली थी। मैं अपने काबू से बाहर था। गुस्से में भरा, शक में डूबा, मैं ऐसे ही चलता जा रहा था। सब गाँव वालों की बातें याद आ रही थी। अर्पिता एक बहुत अच्छी लड़की है। उसने तेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। क्या मैं उसके ऊपर शक करके ठीक कर रहा हूँ? फिर मैंने अर्पिता से एक बार पूछा कि मेरी माँ का रुमाल कहाँ है? उसने बताया कि आज सुबह आंधी आई थी, उसमें ही रुमाल कहीं उड़ गया। कल मैं फिर से उस रुमाल को ढूँढूँगी। अब जो मेरे दिल में शक का सुई घूम रही थी, वो बिल्कुल ठीक चल रही थी। अर्पिता का चक्कर चल रहा है दिनेश के साथ। विनोद ठीक कह रहा था। मैंने अपने सोचने समझने की क्षमता ही खो दी थी और वहीं बेड पर रखे तकिए से अर्पिता का दम घोट दिया, उसे मार डाला, उसकी दी हुई कुर्बानी तक भूल गया। जब यह सब करके मैं बाहर आया तो विनोद यह सब देखकर जोर जोर से हंसने लगा। मार दिया ना उसको? मैं तो चाहता ही यही था। जैसे मुझे कोई घर गृहस्थी का सुख नहीं मिल रहा है, तो मैं तुझे कैसे लेने दूँ? तेरी बीवी बिल्कुल पवित्र थी, उसका किसी के साथ कोई अफ़ेयर नहीं चल रहा था और उस दिनेश के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। यह तो उसे अपना छोटा भाई मानती थी। उसकी यह बातें सुनकर मैं वहीं बैठ गया। मैंने एक बेकसूर की जान ले ली, उससे ढंग से पूछा तक भी नहीं। विनोद बड़ी खुशी से बताने लगा, हर बार जब भी मेरी कोई चीज़ तुझे मिलती थी तो मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता था। मैं तो तुझे कुछ देना ही नहीं चाहता था। बचपन से ही तुझसे नफ़रत करता आया हूँ। मेरी हर चीज़ तूने हथिया ली और अर्पिता भी मेरी थी, उसे भी तूने अपने प्यार के जाल में फँसा लिया। पर वरना वो शायद मेरी होती, पर वो तुझे चाहती थी। जो मेरा नहीं हुआ तो मैं तेरा कैसे होने दूँ? उसे बेचारी हमारे बीच की दुश्मनी में खुद मर गई। उसकी ऐसी बातें सुनकर लग रहा था कि जैसे वह कोई मानसिक स्थिति में हो। मुझे सब कुछ समझ आ गया था।
यह बस मेरे मन के शक डाल रहा था। मैंने वहीं पर ही अपने दोस्त को चाकू मार दिया और उसे भी खत्म कर दिया। थोड़ी देर में जब पुलिस आई तो दोनों को देखकर मुझे पकड़ के ले गई। मेरे ऊपर जब सुनवाई हुई तो दिनेश ने मेरे तरफ से बोला, पर मैं अपने आप को मौत की सजा दिलवाना चाहता था, इसलिए मैं अपनी रक्षा के लिए कुछ नहीं कहा। सारी बातों को सुनकर मुझे उम्र कैद की सजा हुई। मैं अब जेल में हूँ, अपनी अर्पिता के साथ। वह मेरे साथ ही हर वक्त रहती है। एक सोच की जरूरत है। कभी कभी हमारे अंदर इतना आकर्षक भर जाता है, अगर सामने वाला सही भी हो तो भी हमें गलत लगता है। इसलिए कहते हैं कभी भी गुस्से में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए था, जैसे कि मैंने लिया और अपने प्यार को हमेशा के लिए खो दिया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी कहानी कैसी लगी। मैं नीता आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूंगी अगली कहानी में। इसी तरह मेरी कहानी के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।